पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम केस में आप जितना भी सम करो सैलरी का, पॉइंट नंबर 1 विल ऑलवेज गोइंग टू बी बेसिक सैलरी. इफ नथिंग इज गिवन, ओनली सैलरी इज गिवन. सर स्पेसिफाई नहीं किया वेदर इट इज ग्रॉस, बेसिक और नेट, जस्ट सैलरी इज गिवन, तो उसको अज्यूम करने का इट्स अ बेसिक सैलरी. We used to present or we used to file return of our income once in a year. So sometime in question they used to specify it as monthly salary. तो मंथली से काम नहीं चलेगा, उस अमाउंट को मल्टीप्लाइड बाई 12 करना पड़ेगा. उसको मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे तो मालूम पड़ेगा बेसिक सैलरी फॉर फुल ईयर पर एनम इज हाउ मच. बट इफ इट इज गिवन एज ए नेट सैलरी, अगर क्वेश्चन में if it is given as net salary, then definitely they will going to provide you information regarding that what is deducted from your basic salary, and whatever deductions are made from your basic salary, वो deductions फिर से net salary में add करो और आपको एक रिजल्ट मिलेगा, उसको कहा जाएगा that is basic salary. Income tax department says that आपके हाथ में कितना सैलरी आया, दैट इज इमटेरियल फॉर अस, हम उस पर ध्यान नहीं देते. आपका बेसिक सैलरी कितना था वो टोटल अमाउंट दिखाओ. बट इन इंफॉर्मेशन, इन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू गेट नेट सैलरी, तो जो जो डिडक्टेड है वो सब ऐड बैक करो, जो जो डिडक्टेड है वो सब ऐड बैक करो, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा बेसिक सैलरी कितना है बच्चों. ठीक है. नॉर्मली क्या क्या डिडक्ट हुआ रहता है, एग्जाम्पल आपके सामने, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशन टैक्स, इनकम टैक्स, or sometime if employee borrowed any loan from employer, तो उसका इंस्टॉलमेंट जो डिडक्ट होता है वो अमाउंट भी आप ऐड बैक कर सकते हो. बेसिक सैलरी इफ इट इज गिवन मंथली, उसको डिवाइडेड बाय 12 करो, एनुअल फिगर मिल जाएगा आपको. ठीक है. आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस डिस्कशन इन लास्ट लेक्चर. हमने इसका डिस्कशन लास्ट लेक्चर में खत्म किया था. आज आगे बढ़ते हैं बच्चों. हाँ, फॉर्मेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे. इन लास्ट लेक्चर आई सेड वन सेंटेंस, वो क्या था मालूम है, फॉर अ कॉमन मैन सैलरी मीन्स दैट अमाउंट विच इज मंथली गॉट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. बट इतना सिंपल टर्म नहीं होता है सैलरी बच्चों. सैलरी इंक्लूड्स, इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट, monetary as well as non-monetary benefits which employee gets from employer. All that benefits को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ये भी सैलरी है, एंड दिस शुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैं एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं. और फॉर्मेट में जो सीक्वल्स होगा वो सीक्वल बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है. फिर से सुनना, फॉर्मेट में जो सीक्वल होगा वो सीक्वल बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. हम लोग सिर्फ उस सीक्वल को एग्जाम में या क्वेश्चन में जिस ढंग से दिया होगा उस ढंग से उसको प्रेजेंट करना. वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल्स. हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. ओवर टाइम वेजेस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड वेजेस. There is no difference between salaries and wages in Income Tax Act 1961. ओवर टाइम कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो टू अर्न एक्स्ट्रा वेजेस, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है करो, बट यू नीड टू पे अ टैक्स ऑन दैट. मींस ओवर टाइम वेजेस इज ऑलवेज टैक्सेबल फुल्ली. एडवांस सैलरी, if you raises or took advance salary from your employer, so it will going to be taxable. एरियर्स ऑफ सैलरी, मान लो अगर आपका कोई सैलरी एरियर्स में पड़ा हुआ है. सर व्हाट डू यू मीन बाय एरियर्स. एग्जांपल लेता हूं तो एरियर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. मान लो किसी रीजन से एम्प्लॉइज ने लॉकडाउन कर दिया. लॉकडाउन मतलब फैक्ट्री में स्ट्राइक कर दिया. दे डिसाइडेड नॉट टू वर्क. कुछ राइट्स होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे. 1 महीना चलता है स्ट्राइक. एम्प्लॉयर उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है. मान लो 2 महीना चलता है स्ट्राइक.
एंड आफ्टर 2 months दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. एम्प्लॉय रेसेस क्वेश्चन. एम्प्लॉय बोलता है सर वो 2 महीना जो हम लोग स्ट्राइक पे थे ना, वी वांट सैलरी ऑफ दैट 2 months. और एम्प्लॉयर बोलता है वो 2 महीना आपने काम किया ही नहीं तो हम आपको सैलरी क्यों दे. आप 2 months स्ट्राइक पे थे तो फॉर 2 months हम आपको सैलरी नहीं देंगे. तो फिर एम्प्लॉइज कोर्ट में केस कर दिए. और आप जानते हो इंडियन कोर्ट्स डिसीजंस कम देती है और क्या ज्यादा देती है. करेक्ट, जो आपके दिल में चल रहा है, तारीख पे तारीख. सर मान लो वो तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख पढ़ते पढ़ते 5 साल 10 साल निकल गया. चलो 10 साल बहुत होता है, मैं 5 साल पकड़ता हूं. 5 years निकल गया. आफ्टर 5 years कोर्ट गिवन डिसीजन एंड दैट इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉयर को वो स्ट्राइक वाले 2 महीने का पेमेंट देना पड़ रहा है. बच्चों वो स्ट्राइक वाले 2 महीने के पेमेंट को क्या बोला जाएगा मालूम है? एरियर्स ऑफ सैलरी. जो सैलरी एरियर्स में था, सर क्यों उसको उसी ईयर में टैक्सेबल नहीं किया? आपने तो हमको पढ़ाया था सैलरी इज टैक्सेबल ऑन पेड और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर. लेकिन ये तो कोर्ट के डिसीजन पे लटका पड़ा हुआ था ना सर. डिसीजन फेवर में भी आ सकता था, अगेंस्ट में भी जा सकता था. जो भी अमाउंट फिक्स नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो एरियर्स है. तो व्हाट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज, ठीक है जिस साल में मिलेगा उस साल में टैक्सेबल. मान लो अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में मेरे को एरियर्स ऑफ सैलरी मिल रहा है तो वो टैक्सेबल. क्लियर. सम में कभी ऐसा लिखा रहता है एरियर्स ऑफ सैलरी और ब्रैकेट में लिखा रहता है ऑफ ईयर 2017-18 या 16-17 या 15-16. तो ये मत सोचते बैठना और यार इतना जूना अभी टैक्सेबल होगा क्या. नहीं, भले वो कितना भी पुराना हो, भले कितना भी पुराना हो बच्चों, जिस ईयर में मिला उस ईयर में टैक्सेबल. ओके, समझ में आ गया एरियर्स ऑफ सैलरी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सैलरी इन लियो ऑफ लीव. सैलरी इन लियो मींस इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ. लीव, हमने आपको छुट्टी दिया था, फिर हमने आपको ऑफर दिया. एम्प्लॉयर बोल रहा है हमने आपको छुट्टी दिया था, फिर हमने आपको ऑफर दिया कि आप अगर छुट्टी में आके काम करोगे तो पगार डबल. नॉर्मली ऐसा होता है. ये जो मॉल में काम करने वाले लोग होते हैं ना, मॉल में जो स्टाफ काम करता है ना, इवन इन कॉल सेंटर्स ऑल्सो, उनको वीक ऑफ होता है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन. फिर कंपनी ऑल्सो ऑफर्स कि अगर आप वीक ऑफ नहीं लोगे ना तो हम आपको उस छुट्टी वाले दिन का पगार डबल करके देंगे. नॉर्मली मॉल में होता है, फेस्टिवल्स वाले डेज जो होते हैं ना, वहां पर होता है ऐसे कि अपने एम्प्लॉइज को वो लोग क्या बोलते हैं कि आप काम करो, हम आपको डबल पगार देंगे. तो एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाते हैं, यार डबल पगार मिलेगा, 3 times मिलेगा, 4 times मिलेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट कि वो जो मिला ना उसको हम लोग कहते हैं सैलरी इन लियो ऑफ लीव. लीव दिया था, छुट्टी दिया था, इंस्टेड ऑफ दैट यू वर्कड एंड यू गॉट अ सैलरी, तो दैट इज टैक्सेबल. देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना कोई भी चीज को माफ नहीं करता है बच्चों, कोई भी चीज को माफ नहीं करता है. वॉट एवर बेनिफिट, वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, अगर एम्प्लॉयर के पास से एम्प्लॉय को मिल रहा है ना तो टैक्सेबल है. वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल्स. आगे बढ़ते हैं. बोनस. बोनस ब्रैकेट में जो वर्ड लिखा है उस पर ध्यान देना. रिसिप्ट बेसिस. बोनस इज ए टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस. कभी कभी क्या होता है ना, बोनस डिक्लेयर होता है लेकिन रिसीव नहीं होता. कंपनी डिक्लेयर करती है हम इस साल बोनस देंगे. अरे देंगे बोला सर, पूरा साल खत्म हुआ अभी तक बोनस मिला ही नहीं. अगर बोनस ड्यू हुआ है, डिक्लेयर किया है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा. बोनस विल बी टैक्सेबल ओनली ऑन रिसिप्ट बेसिस. फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, या तो मल्टीपल चॉइस में आएगा या ट्रू और फॉल्स में आएगा. याद रखना ये सेंटेंस, बोनस इज ए टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस. अगर किसी सम में ऐसा लिखा है बोनस डिक्लेयर्ड, तो उसको टैक्सेबल मत करना. बोनस सिर्फ लिखा रहेगा तो टैक्सेबल है. सर बोनस सिर्फ का मतलब ओनली बोनस, इट इज नॉट स्पेसिफाइड एज
रिसीव्ड और डिक्लेयर्ड और ड्यू, सिर्फ बोनस लिखा रहेगा तो टैक्सेबल। कभी टैक्सेबल नहीं करोगे जब बोनस ड्यू होगा, बोनस डिक्लेयर्ड होगा, बोनस रिसीवेबल मिलने वाला है ऐसा होगा तो ही नॉन टैक्सेबल। बोनस लिखा है तो टैक्सेबल, बोनस रिसिप्ट लिखा है तो टैक्सेबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डीएनएस अलावेंस, महंगाई भत्ता, हिंदी में इसको जनरली कॉमन मैन एम्प्लॉइज इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। डियरनेस अलावेंस बहुत पॉपुलरली आप न्यूज में इसको डीए, कोई ज्यादा डियरनेस अलावेंस पढ़ते नहीं है इसको, आप कभी भी न्यूज में आर्टिकल्स में पढ़ोगे ना तो इसको शॉर्ट में डीए लिखा हुआ रहता है, डीए। डियरनेस अलावेंस इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट which employer allowances or provides to employee to face problem of inflation। डियरनेस, आप बड़े प्यारे हो हमारे लिए, महंगाई बढ़ रही है, हमको मालूम है महंगाई बढ़ रही है इसलिए पगार में थोड़ा ज्यादा अमाउंट ले लो, उसको कहते हैं डियरनेस अलावेंस। कभी कभी कुछ लोगों के केस में तो डीए का अमाउंट 2000 3000 मंथली एनुअली इंक्रीमेंट होते रहता है बच्चों। आप किसी भी सैलरीड पर्सन से पूछ लो, या आपके घर में अगर कोई ऐसा पर्सन है हु इज गेटिंग मंथली सैलरी एंड आल्सो सैलरी स्लिप, तो जरा उनका सैलरी स्लिप देखना बच्चों, उसमें लिखा हुआ रहेगा डियरनेस अलावेंस। एवरी मंथ कुछ अमाउंट उनको एज अ डीए मिलता है सो दैट दे शुड फाइट विद इन्फ्लेशन। सर महंगाई तो बढ़ ही रही है, चीजों के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, आप उनको खरीद सको इसलिए आपको सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज डीएनएस अलावेंस। नेक्स्ट, जो अमाउंट सेकंड कॉलम में दिख रहा है ना दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। अभी तक सब फुल्ली टैक्सेबल ही पढ़ा रहा हूं मैं। लंच अलावेंसेस, अलावेंसेस वर्ड का मतलब होता है सैलरी में ऐड करके आपको अमाउंट देंगे, आप खर्च करो। लंच अलावेंस, नॉर्मली लंच अलावेंस सबको नहीं मिलता है बच्चों, उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग फील्ड वर्क करते हैं। जैसे एमआर हो गए, आपके आसपास पहचान में कोई एमआर, एमआर किसको बोलते हैं? जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब वो डॉक्टर्स के पास विजिट देने के लिए आते हैं ना बैग पकड़ के, वो एमआर है। इवन आजकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के भी एमआर होते हैं, वो लोग भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना या प्रोडक्ट को पब्लिसिटी करने के लिए मार्केट में घूमते रहते हैं। सुबह निकलते हैं तो शाम तक घूमते बच्चों। आफ्टरनून में कंपनी चाहती है कि उनको तकलीफ ना हो, इसीलिए सैलरी में थोड़ा अमाउंट ऐड करके दे रही है। क्या नाम से? लंच अलावेंस। आप जहां कहीं पर भी हो खर्च करो, खाओ पियो, पैसा कंपनी दे रही है उसको, पियो मतलब पानी पियो, हाँ आप स्पेंड करो अमाउंट, पैसा आपको कंपनी दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज लंच अलावेंस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कौन दिया तेरे को? कंपनी दिया ना। क्यों दिया तेरे को? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, हाँ तो वो टैक्सेबल है, वो सैलरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस। कुछ कंपनीज में होता है साल में 5000 10,000 12,000 डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। आप जितने बड़े पोस्ट में होगे आपको उतना बड़ा मेडिकल अलावेंस मिलता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है बच्चों। एंटरटेनमेंट अलावेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरटेनमेंट अलावेंस? पहले तो मैं ये समझाता हूं एंटरटेनमेंट अलावेंस का मतलब क्या होता है बच्चों। एंटरटेनमेंट अलावेंस का जो मीनिंग आप अपने दिमाग में अगर अभी सोच रहे हो, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय एंटरटेनमेंट अलावेंस, तो नॉर्मली जो भी आप सोच रहे हो, मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं जैसा मैं सोचता था टीवाई बीकॉम। जब मैं पहली बार एंटरटेनमेंट अलावेंस सुना था तो मुझे ऐसा लगता था हाँ यार कंपनी ना साल में एक बार 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा देती होगी और बोलती होगी जा बिंदास सैटरडे नाइट या कोई भी 31 दिसंबर या क्रिसमस का पार्टी एंजॉय करना, एक्स्ट्रा पैसा रख हमारे तरफ से एंजॉयमेंट कर, उसको एंटरटेनमेंट अलावेंस कहते हैं बच्चों। ऐसा कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट अलावेंस का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। अब सुनना क्या मीनिंग है। एंटरटेनमेंट अलावेंस नॉर्मली कंपनी उन्हीं एम्प्लॉइज को देते हैं जो कस्टमर के साथ डील करते हैं, जो क्लाइंट को कन्विंस करने में कुछ खर्च करना पड़ता है, ऐसे एम्प्लॉइज को
एंटरटेनमेंट अलावेंस मिलता है। एंटरटेन एम्प्लॉय का नहीं, एंटरटेन कस्टमर का। एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं कोई कार शोरूम में चला जाता हूं, जैसे ही आप कार शोरूम में जाओगे ना, तो एंटर करते ही आपके पास एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दौड़ता हुआ आता है, सर क्या चाहिए, कौन सा कार बताऊं। अगर आप इंटरेस्ट दिखा दिए, इफ यू हैव शोन योर इंटरेस्ट फॉर बाइंग एनी ऑफ कार, तो फिर सर वो आपका पूरा डिटेल पूछेगा, नोट डाउन करेगा। आप डेफिनेटली कार जैसी चीजें कोई भी कैश में नहीं खरीदता है, ज्यादातर कोई भी कैश में नहीं खरीदता है, लोन करवाता है। तो आपके लोन का डॉक्यूमेंट क्या लगता है, उसका रिकवरी कराना, जरूरत पड़ने पर आपको चाय पिलाना, नाश्ता कराना, सब वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव देख रहा है। सर वो जो भी सेल्समैन है, वो अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं कर रहा है। ही गॉट सम अलावेंसेस फ्रॉम कंपनी टू स्पेंड ऑन कस्टमर, सो दैट कस्टमर कन्विंस हो जाए। ऐसा नहीं कि आप डॉक्यूमेंट लेने के लिए बुलाए उसको, वो आएगा, पेट्रोल का जो भी खर्चा कर रहा है आपके घर पे आकर डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। सर वो जो भी खर्चा कर रहा है ना, दैट इज ऑल एंटरटेनिंग टू कस्टमर। कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉय बेयर कर रहा है। फ्रॉम वेयर ही गॉट दैट अमाउंट? फ्रॉम कंपनी। उसको कहते हैं एंटरटेनमेंट अलावेंस। ब्रैकेट में क्या लिखा है पढ़ो, एक्चुअली रिसीव्ड। जितना एंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव हुआ होगा उतना पूरा टैक्सेबल है। आई होप अभी आपको मीनिंग याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई डाउट रेज किया क्या? एनीबडी हैव एनी डाउट? तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्लाइड मैं चेक करता हूं। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हो, इफ यू आर स्टेइंग समवेयर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो आपको सिटी में कुछ ज्यादा खर्च बेयर करना पड़ता है। उसके लिए कंपनी आपको अलावेंस देती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटरी अलावेंसेस। दैट इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है बच्चों। नंबर 12, हाउस रेंट अलावेंसेस। अभी इसके बाद ना जो एग्जाम्पल से थोड़ा ध्यान देना। हाउस रेंट अलावेंसेस, इसका मतलब है हम आपको सैलरी में थोड़ा अमाउंट ऐड करके दे रहे हैं। आप कंपनी से बहुत दूर रहते हो, कंपनी डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन ट्रैवलिंग, सो कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू बेनिफिट। कंपनी आपको सैलरी में थोड़ा अमाउंट ऐड करके दे रही है और क्या बोल रही है, आसपास किधर भी घर देख लो कंपनी के नजदीक में, उसका जो भी रेंट बनता है वो हम आपको दे रहे सैलरी में ऐड करके। दैट अमाउंट यू कैन स्पेंड फॉर पेइंग रेंट। वो अमाउंट आप स्पेंड कर सकते हो फॉर पेइंग रेंट, बट आपको स्पेंड करना पड़ेगा, आपको वो अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप स्पेंड नहीं करते हो तो आपको वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। अब एक बहुत न्यू पॉइंट पे आने वाले हैं हम लोग। मैंने हाउस रेंट अलावेंस का अमाउंट फर्स्ट कॉलम में बताया, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। अभी इसके आगे जहां पर भी सेक्शन 10 आता है ना, फिर से सुनना, इसके बाद जहां पर भी सेक्शन 10 आएगा ना, सेक्शन 10 पूरा टॉपिक है। सेक्शन 10 पूरा एक टॉपिक है, टेक्स्ट बुक निकालोगे तो, जिसमें सिर्फ लिस्ट दिया हुआ है कौन से इनकम्स एग्जेम्प्ट है। वर्ड एग्जेम्प्ट मींस नॉट टैक्सेबल। वर्ड एग्जेम्प्ट मींस नॉट टैक्सेबल। उस इनकम में कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सबसेक्शन 13A स्पेसिफाइज दैट अगर हाउस रेंट का अलावेंस आप रियली स्पेंड करोगे फॉर पेइंग रेंट, रेंट पे करने के लिए स्पेंड करोगे ना, तो आपको पेड अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा। फर्स्ट अमाउंट कॉलम में माइनस कर सकते हो और फिर बाकी बचा हुआ सेकंड कॉलम में टैक्सेबल होगा। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हाउस रेंट अलावेंस पे बहुत डिटेल डिस्कशन होता है बच्चों, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अपने सिलेबस में लिख के दिया रहेगा ब्रैकेट में, हाउस रेंट अलावेंस 5000, ब्रैकेट में लिखा रहेगा एग्जेम्प्ट रुपीज 3000। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सेक्शन याद रखना है।
आपको सिर्फ सब सेक्शन के साथ याद रखना है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रिलेट्स विथ हाउस रेंट अलाउंस। जितना एग्जेम्प्ट बोला उतना फर्स्ट कॉलम में लिख के माइनस करो, बाहर ले लो। अभी तक मैंने जितना अलाउंस पढ़ाया उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिला था। इसके आगे कुछ अलाउंस से डिस्कस कर रहा हूं, उसमें एग्जेम्पशन मिलता है बच्चों, और वो भी सब में दिया हुआ रहता है। जस्ट माइनस करके बाहर लो, सब सेक्शंस याद रखो बस। नेक्स्ट, कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। कंपनी आपके ट्रैवलिंग का भी ध्यान दे रही है, सैलरी में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है, भाई ट्रेन का पास निकाल लो, बस का पास निकाल लो, बट आपको वो अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप वो अमाउंट स्पेंड करते हो तो यू कैन गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। जितना एग्जेम्पशन मिला उतना माइनस करो, बाकी का अमाउंट बाहर टैक्सेबल होगा। अलाउंसेस वर्ड का मतलब आपको हम कैश दे रहे हैं, आप खर्च करना, दैट इज अलाउंसेस। नेक्स्ट, एजुकेशन अलाउंस। कुछ कंपनी आपके बच्चों के पढ़ाई का भी ख्याल रखती है, एम्प्लॉइज के बच्चों का पढ़ाई का भी ख्याल रखती है, बट उसमें भी एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन कैसा है देखो, ये भी अंडर सेक्शन 14 है। ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन मींस कंपनी बोल रही है छुट्टी लो, घूमने को जाओ, ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा है कंपनी इज रेडी टू बेयर दैट, बट अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग, आप बोलोगे सर मैं उधर अच्छे से होटल में रहा, खाया पिया 5 स्टार होटल में, वो नहीं, ओनली अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग। अगर आपको कोई अमाउंट कंपनी से मिलता है तो देयर आल्सो यू विल गोइंग टू गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। लीव ट्रैवल असिस्टेंस भी कहते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंसेस भी कहते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन भी कहते हैं उसको। 10 सबसेक्शन 5 में एग्जेम्पशन आपको सामने दिया रहेगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है बच्चों। आपको गिवन रिसीव्ड अमाउंट के साथ एग्जेम्प्ट अमाउंट दिया रहता है, सिर्फ सबसेक्शन याद रखना पड़ेगा, उतना तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, फिर माइनस करके इट विल गोइंग टू बी इन सेकंड कॉलम। नेक्स्ट, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। जस्ट ओनली मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एक अलग कॉन्सेप्ट है और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में आपको सैलरी में पहले ही अमाउंट ऐड करके दिया, कंपनी ने बोला खर्च करो मेडिकल पे, बट रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऐसा नहीं होता। रीइंबर्समेंट में क्या होता है मालूम है, कंपनी ने आपको बोला साल भर आप खर्च करो, बिल संभाल के रखना, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो बिल कंपनी में जमा करो, फिर आप उसका रीइंबर्समेंट ले सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट कोई भी रीइंबर्समेंट कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। फिर से सुनना, कोई भी रीइंबर्समेंट कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। ओनली मेडिकल रीइंबर्समेंट इज टैक्सेबल, दैट आल्सो इन केस इफ इट एक्सीड्स ₹15,000। 15,000 से ज्यादा अमाउंट का रीइंबर्समेंट करवाओगे तो टैक्सेबल। मान लो मैंने रीइंबर्समेंट कराया 12,000 का तो टैक्स नहीं लगेगा। मैंने रीइंबर्समेंट कराया 14,000 का, टैक्स नहीं लगेगा। मैंने अगर रीइंबर्समेंट कराया 17,000 का तो टैक्स लगेगा 2,000 पे। सर 2,000 कहां से आया? आपने बोला ना 15,000 तक एग्जेम्प्ट है। Perquisites means free benefits which employer provides to employee. Example, house service provided but without paying any rent by employee. Employee को rent नहीं पे करना है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल का फीस कंपनी पे कर रही है। सर कार मिला है, ड्राइवर मिला है, पेट्रोल मिला, कंपनी दे रही है, आप घुमाओ बिंदास, दैट इज परक्यूसिट। घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस, घर में जो कुक है उसका सैलरी, घर में जो वॉचमैन है उसका सैलरी, सब कंपनी पे कर रही है। इसको कहते हैं परक्यूसिट्स। मेरे लाइफ का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे भरना चाहिए, कंपनी भर रही है, उसको कहते हैं परक्यूसिट्स। पूरे फैमिली के साथ घूमने को जाने का फैसिलिटी दे रही है, कंपनी पैकेज परचेज करके मुझे दे दी, दैट इज कॉल्ड एज परक्यूसिट्स। Every that benefit which is provided by company to employee without charging even a single rupee, फैसिलिटी है, बेनिफिट है, उसको परक्यूसिट्स कहते हैं बच्चों।
और ये परक्यूसिट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया मालूम है, परक्यूसिट्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया। सुनना जरा अच्छे से सब लोग। इफ परक्यूसिट इज इन द नेचर ऑफ और ड्यूरिंग ऑफिस आवर, अगर आपको परक्यूसिट मिलता है ड्यूरिंग ऑफिस आवर, then that perquisite will going to be non-taxable perquisite। फिर से सुनना, if employee receives any perquisite during office hour, example, मैं जब ऑफिस में जाता हूं तो मेरे लिए एक अच्छा सा कैबिन बना के रखा है, एसी लगा हुआ है, लैपटॉप है, एक मोबाइल फोन दिया हुआ है, इवन ऑफिस पर्पस के लिए कार भी प्रोवाइड किया है, तो ये भी तो आपको बेनिफिट है जो कंपनी दे रही है, बट दिस इज ओनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है क्योंकि दैट बेनिफिट यू आर एंजॉयिंग ड्यूरिंग ऑफिस आवर ओनली। बट इफ एनी बेनिफिट इफ इट इज प्रोवाइडेड इन पर्सनल लाइफ, दैट ऑल परक्यूसिट्स विल गोइंग टू बी टैक्सेबल। ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको क्या करवाया, परक्यूसिट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। ऑफिस आवर में नॉन टैक्सेबल, टैक्स नहीं लगता है। पर्सनल लाइफ में मिला हुआ परक्यूसिट टैक्सेबल। सिर्फ पर्सनल लाइफ में मिला हुआ दो परक्यूसिट ऐसा है जो नॉन टैक्सेबल, एक है घर का टेलीफोन बिल, दूसरा है मेडिकल प्रोविजन। मेडिकल प्रोविजन ये दोनों पर्सनल होने के बावजूद नॉन टैक्सेबल है, बाकी सब पर्सनल परक्यूसिट्स टैक्सेबल है। उसमें से एक एग्जांपल आपके सामने आया, रेंट फ्री एकोमोडेशन। आप घर में रहो, घर को ऑक्युपाई करो, भाड़ा आपको देने की जरूरत नहीं है, कंपनी देगा, ये परक्यूसिट है। नेक्स्ट, परक्यूसिट वैल्यू ऑफ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर का गैस पानी का बिल, लाइट का बिल कंपनी भर रही है, टैक्सेबल, पर्सनल है वो। सैलरी ऑफ कुक स्वीपर वॉचमैन पेड बाय एम्प्लॉयर, आपके घर का कुक स्वीपर वॉचमैन का पेमेंट कौन दे रही है, कंपनी, पर्सनल है, टैक्सेबल है। नेक्स्ट, LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, आपके LIC का प्रीमियम कंपनी भर रही है, पर्सनल है, टैक्सेबल। आपको ऑफिस का मिलेगा ही नहीं है, इस पूरे फॉर्मेट में ऑफिस वाला परक्यूसिट मिलेगा ही नहीं। हाँ, सामने दिख सकता है लेकिन उसको नॉन टैक्सेबल करना है, मतलब फॉर्मेट के अंदर नहीं लेना। परक्यूसिट वैल्यू ऑफ मोटर कार, आगे वर्ड पे ध्यान दो, फॉर पर्सनल यूज। इफ इट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड ड्यूरिंग ऑफिस आवर, देन इट विल गोइंग टू बी नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हर कंपनी में अगर वो कंपनी एडेड है, और इफ आई एम सेइंग दैट कि वो कंपनी रिकॉग्नाइज कंपनी है, और आई एम सेइंग दैट कंपनी वांट्स टू मेंटेन इज अ रेपो इन मार्केट, तो कंपनी क्या करती है ना, अपने एम्प्लॉइज के सैलरी से पीएफ का डिडक्शन करती है। आई होप टैक्सेबल है क्या, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है पढ़ो, टैक्सेबल होगा इन केस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए। आपका डियरनेस अलावेंस और बेसिक सैलरी का 12% से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन कर रही है कंपनी, तो फिर वो टैक्सेबल होगा। इन शॉर्ट अप टू 12% इट इज एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मल्टीपल चॉइस में आएगा, जब आप इसको अपने नोटबुक में लिखोगे तो स्टार मार्क करके रखना, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं ना, स्टार मार्क करके रखना। इससे पहले मैंने बोनस के बारे में बोला, इसके पहले मैंने एंटरटेनमेंट अलावेंस के बारे में बोला, और अभी ये कंट्रीब्यूशन के बारे में बोल रहा हूं। इस पे ऑब्जेक्टिव्स आता ही है बच्चों, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इफ इट एक्सीड्स 12% देन इट विल गोइंग टू बी टैक्सेबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। बच्चों पीएफ में जो पैसा जमा होता है ना, वो जैसे बैंक में पैसा जमा कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही होता है वो, तो साल में एक बार इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। Interest which is credited to your PF account is also taxable under the head salary, but if it is if it exceeds 9.5%, अगर 9.5% को exceed करेगा तो taxable है। इसका मतलब in short I want to say till 9.5% it is exempt। 9.5% तक exempt है per annum, 9.5% से ज्यादा रहेगा तो टैक्स लगेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, इसका रोल खाली ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बस इसको भी इंपॉर्टेंट करके रखना है।
द डिफरेंस बिटवीन 22 एंड 23, पॉइंट नंबर 22 कंट्रीब्यूशन है, पॉइंट नंबर 23 इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट, ग्रेचुटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ग्रेचुटी पे, ग्रेचुटी इज अ गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कभी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। उसके बाद ये तो मीनिंग हो गया। ट्रीटमेंट, सर ग्रेचुटी सैलरी का पार्ट माना जाता है, सबसे पहले ऐसे ही बोलेगा, ग्रेचुटी यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी, बट ग्रेचुटी इज नॉट फुल्ली टैक्सेबल। ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट कैसे देने का, ये सामने ट्री डायग्राम के थ्रू मैंने बताया। अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर अगर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखना पड़ता है क्या पोगा में कवर्ड है। पोगा, मैं शॉर्ट में पोगा बोलता हूँ, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अगर पोगा में कवर्ड है तो एग्जेम्पशन अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, उतना एग्जाम कर दो। सर पोगा में कवर्ड नहीं है तो तीन में से जो सबसे लीस्ट है वो क्या है सर, वो तीन अमाउंट, फिक्स 20 लाख, बी वाला हाफ ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसका इक्वेशन का अमाउंट जो आएगा वो। तीसरा, एक्चुअल ग्रेचुटी कितना मिला। फिर इन तीनों अमाउंट को मैं कंपेयर करूंगा, इन तीनों में जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा ना उसी को मैं डिक्लेयर करेगा तो ये एग्जाम्प्ट है फॉर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। दैट्स इट।